से आप सभी लोग देख पा रहे होंगे आपके सामने जेनेटिक्स यूनिट इकाई 2 जो चल रही थी उसी में उसी के साथ जो डिसऑर्डर थे यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवांशिक विकार को लेकर के आपके सामने मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में चर्चा हो रही थी, जो आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को लेकर के। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सिकल सेल एनीमिया को पढ़ चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को देखें। और आज जो मेंडेलियन डिजीज में थैलेसीमिया जो कि एक ब्लड से संबंधित बीमारी है, तो ब्लड से संबंधित बीमारी बहुत ही डेंजरस बीमारी होगी। तो सॉरी, यहाँ से हम लोग अगर ये समझें, ये देखें इस बीमारी के बारे में, तो क्या ये कैसी बीमारी है। सबसे पहले आपको बताया जाए कि ये जो है ब्लड यानी रक्त से संबंधित बीमारी है। थैलेसीमिया ब्लड से संबंधित डिजीज है और यह डिजीज ऑटोसोमल, आपके सामने ये 7 मुख्य कैरेक्टर लिखे गए हैं, यानी कि जो जो इस थैलेसीमिया बीमारी में होता है वो आपके सामने लिखे गए हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट यानी काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम व्यू से, ठीक है। तो जैसे चाहे आप बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दें या टीजीटी पीजीटी बायो का एग्जाम दे रहे हैं या देना हो, या फिर आप नीट जैसे एग्जाम डॉक्टर बनने के सपने के साथ जाग रहे हों, तो आप फिर से इस टॉपिक को, इस 7 कैरेक्टर को देख करके अच्छे से जग जाएं। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि यह जो है, यह का मतलब कौन, थैलेसीमिया। यह जो थैलेसीमिया है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि समजात गुणसूत्रों पर होने वाला एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। समजात गुणसूत्र यानी समजात गुणसूत्र का मतलब नर और मादा में जो 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र होते हैं उनको समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो उसमें होने वाला ये बीमारी, उसमें होने वाली ये बीमारी है। तो आइए दूसरा देखते हैं। इस रोग में रोगी के रुधिर में, ये उस रोग का लक्षण है, आप लक्षण ध्यान देंगे। दूसरा कह रहा है इस रोग में रोगी के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर लौह युक्त जो पदार्थ होता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और उस हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होने से ये थैलेसीमिया रोग होता है। यानी कि अगर हम बात करें जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे ब्लड के आरबीसी में पाया जाता है, यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स में पाया जाता है। तो इसमें जो हीम यानी आयरन और यानी कि जो ग्लोबिन है इसका मतलब प्रोटीन होता है। तो नॉर्मल आरबीसी का जो जीवन काल होता है, ध्यान रखेंगे, जीवन काल वो 120 दिन होता है। बट जब इसमें थैलेसीमिया की बीमारी हो जाती है जिस बच्चे में या जिस जीव में, तो उसमें क्या होता है, तो जो आरबीसी का जीवन काल हो जाता है वो 120 दिन से घट करके केवल 20 दिन ही रह जाता है। तो इस समय आपके शरीर कैसे हो जाएंगे, आपके शरीर में दुर्बलता आ जाएगी, यानी कहने का मतलब है कि आपके शरीर में काफी कमी, दुर्बल, आसक्त, यानी कि आप अन्य बीमारियों से ग्रसित होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी नॉर्मल बीमारी होती है तो आप पीड़ित हो जाएंगे। तो ये इस रोग का मेन लक्षण है कि इसके हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी हो जाती है, ठीक है। तीसरा देखिए हम लोग, यह रोग गुणसूत्रों के जीनों में, यानी कि जो गुणसूत्र के अंदर डीएनए के अंदर जो जीन होता है उसमें उत्परिवर्तन या उन जीन के विलोपन के कारण यह रोग होता है, ठीक है। यह रोग हेट्रोजाइगस पेरेंट्स से संतानों में पहुंचता है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, यानी कि 7 लाइन जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम व्यू से। यानी यह रोग हेट्रोजाइगस पेरेंट्स से संतानों में पहुंचती है, अर्थात यह रोग जो है आपके माता और पिताजी दोनों जो हैं इनको हेट्रोजाइगस होना चाहिए, अर्थात ये वाहक होने चाहिए। वाहक होने का मतलब ये हो गया इनके पास जो थैलेसीमिया का जीन होगा वो तो पाया जाएगा लेकिन वो सक्रिय नहीं होगा, इसी को बोलते हैं वाहक। लेकिन जब दोनों पेरेंट्स वाहक होंगे तो इनकी
उनकी कोई ना कोई संतान ग्रसित जरूर होगी इस थैलेसीमिया बीमारी से। कैसे होगी इसकी वंशागति, हम आपको अभी आगे बताते हैं, तब तक आप कंटिन्यू देखते रहें। अगला पॉइंट है आपके लिए, इस रोग का नियंत्रण, मतलब किस रोग का, थैलेसीमिया का। इस रोग का नियंत्रण दो निकटवर्ती संलग्न जीन, दो निकटवर्ती संलग्न यानी कि उन जीनों के बीच में क्या हो, डिस्टेंस बहुत कम हो, ठीक है। जैसे आप क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े हैं तो उसको देख लीजिएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि जीन पास पास है या दूर दूर है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो निकटवर्ती संलग्न जीनों द्वारा HbA1 तथा HbA2 जीन द्वारा क्या होता है, इस रोग का नियंत्रण होता है, जो कि किस जोड़ी गुणसूत्र पर स्थित होता है, 16वीं जोड़ी, यानी कि ऑटोसोम्स का जो 16वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र में HbA1 तथा HbA2 जीन होता है, जो इस थैलेसीमिया रोग से सुरक्षा करता है। अर्थात किसी को होता है तो ये इन जीन में अगर कंट्रोल आ जाएगा तो ये रोग जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर भ्रूणावस्था में हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चों में एमनियोसेंटेसिस करवाएं, कुलभेदन की प्रक्रिया करवाएं, तो वहां से आप 16वें जोड़ी के गुणसूत्र में उसमें अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे, तो वो जो है नेक्स्ट जनरेशन में ये बीमारी रुक जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर यहीं पर देखा जाए तो जो थैलेसीमिया बीमारी है, इसको बीटा चैन यानी कि हीमोग्लोबिन की संख्या के आधार पर दो तरफ से बांट सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा जो होता है वो बीटा थैलेसीमिया होता है। यानी कि अल्फा थैलेसीमिया का मतलब ये हो गया कि जब, क्योंकि देखिए आप यहीं पर बात को समझ लें फिर से, अल्फा और बीटा, आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, आपको पिछले वाले वीडियो में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनवाया गया था वहां पर, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो यानी दो जो आयरन के और प्रोटीन की चैन होती हैं उनको अल्फा, और दो जो होती हैं उनको बीटा चैन कहा जाता है। यदि अल्फा चैन में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है उसको कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा ग्लोबिन में इसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तब उससे बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। तो यहीं पर जो खोज के बारे में बात करें तो जो थैलेसीमिया की खोज हुई वो थॉमस कूले ने 1949 में, कौन किया था भाई, थॉमस कूले, ये आप ध्यान रखेंगे इसकी खोज, यानी कि जो थैलेसीमिया की खोज है, खोज ये किए थे भाई थॉमस कूले, ठीक है ना, कूले इन 1949 में। तो इन्होंने, और इन्हीं की वजह से बीटा थैलेसीमिया को कूले डिसऑर्डर भी कहा जाता है या कूले डिजीज भी कहते हैं इन्हीं के नाम से, लेकिन बीटा को, अल्फा को नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी जो बीटा थैलेसीमिया होता है उसको कूले डिसऑर्डर या विकार कहते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अल्फा, ये देखें हम लोग, अल्फा थैलेसीमिया केवल एक जीन, अल्फा थैलेसीमिया है वो केवल एक जीन HBB पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, HBB से प्रभावित होता है। यानी कि जो अल्फा थैलेसीमिया डिजीज है वो केवल एक जीन के सक्रिय होने से, उस जीन का नाम HBB है, से प्रभावित होता है। और ये किस जोड़ी पर पाया जाता है, तो जो कि ये 11वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर स्थित होता है। यानी 11वीं जोड़ी, आप इसको याद रखेंगे, 11वीं जोड़ी पर अल्फा थैलेसीमिया के लिए जीन का एक्टिवेशन होता है। लास्ट आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यह क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया, मात्रात्मक बीमारी हो गई, अर्थात इसका मतलब ये हो गया इसमें मात्रा में कमी होती है। मात्रा में, जैसे हम कहते हैं कि शुरुआत में जब एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल होती है, यानी आरबीसी की सेल जो होती है उसकी संख्या अधिक होती है, ठीक है, उसमें, लेकिन जब ये डिजीज हो जाता है तो उसकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस वजह से यानी उसकी मात्रा घट गई। तो जब मात्रा घटे या बढ़े तो उस तरह की बीमारियों को क्वांटिटेटिव डिजीज कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए।
टीजीटी, पीजीटी या बीएस नीट या नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो अब देखिए जैसे कि सिकल सेल एनीमिया कौन सी बीमारी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जब ये क्वांटिटिव डिजीज है तो सिकल सेल एनीमिया वो कैसी बीमारी है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब आइए देखते हैं इसके बारे में, इसकी वंशागत कैसे होती है, क्योंकि आपने देखा यह रोग हेट्रोजाइगस पेरेंट्स से संतानों में पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है इसके बारे में देखते हैं कि यह रोग और आपको बात समझ आ रही हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। तो जैसे हम लोग देखेंगे, क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ये देखेंगे कि थैलेसीमिया की जो इनहेरिटेंस है, वंशागत कैसे होती है। आप ये समझ लें हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, तो यानी कि हीमोग्लोबिन की चर्चा है, तो हीमोग्लोबिन को हम लोग दिखाएंगे एचबी से, ठीक है ना। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा एचबी, क्योंकि ऑटोसोमल डिजीज है तो दोनों में यक्स यक्स ही गुणसूत्र होंगे। तो हेट्रोजाइगस, देखिए पहले यहाँ पर हम लोग होमोजाइगस की बात कर लें, तो जो होमोजाइगस होता है यानी एच बी ए लिख देते हैं और एच बी ए लिख दें, ये होमोजाइगस है, ठीक है। दूसरा हेट्रोजाइगस की बात कर लें, हेट्रोजाइगस तो क्या होगा, ये एच बी ए और एच बी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे सिकल सेल एनीमिया में, तो वहां पर मैंने सिकल सेल के लिए यस जीन एक्टिवेट कर दिया था। यहाँ पे बात हो रही थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया अगर डिजीज है उसके पास, तो यहाँ पर हम उसको टी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, टी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर उसको टी दिखा रहे हैं। और जो तीसरा है आपके सामने, यानी कि जो रिसेसिव जीन है, ठीक है ना, रिसेसिव यानी कि अप्रभावी होमोजाइगस, तो आर ई लिख करके अप्रभावी होमोजाइगस, ठीक है, जाइगस, इसको आप क्या दिखाएंगे, एच बी टी और एच बी टी दिखाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये भाई रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यानी कि जब तक दोनों गुणसूत्र जो है वो थैलेसीमिया के जीन से प्रभावित नहीं होंगे तब तक बीमारी नहीं होगी। तो आपको ये बताया गया कि ये तभी परिलक्षित होगा जब दोनों पेरेंट्स यानी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो हेट्रोजाइगस होंगे। इसमें देखिए ये एक नॉर्मल इंसान है और ये जो है वाहक इंसान कहा जाएगा इनमें, और इनको कहा जाएगा ग्रसित। यानी जब इस तरह का जीन मिलेगा, इस तरह का जीन मिलेगा, तो इसका मतलब वो इंसान क्या होगा, सामान्य होगा, अर्थात उसको कोई बीमारी नहीं है, अर्थात थैलेसीमिया नहीं हुआ है। जबकि जो हेट्रोजाइगस होगा इसका मतलब वो क्या है, वाहक है, और ये जो अगर दोनों पर है इसका मतलब ये ग्रसित है, ठीक है ना, ग्रसित। तो ये बात आपको पिछले वीडियो में भी और यहाँ पर भी समझ आ रही होगी। देन आइए देखते हैं, तो हेट्रोजाइगस इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पे पेरेंट्स, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, तो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल बात समझ में आएगी, आप कंटिन्यू देखते रहें। तो जब हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, ठीक है ना, माता पिता, तो जब हेट्रोजाइगस पेरेंट्स की बात करेंगे तो मेल जो हैं, मेल यानी कि पिताजी, एच बी ए और एच बी टी होगा, ठीक है ना, क्योंकि हेट्रोजाइगस में यही लेना है। और जो फीमेल हैं यानी माताजी जो हैं उनको देखें हम लोग फीमेल, तो एच बी ए और एच बी टी, क्योंकि इनको भी हेट्रोजाइगस करना है। अब इनको क्या करें, पुनेट की चौखाने विधि में हम लोग इनकी वंशागत को देख लेते हैं कि इनकी संतानों में कैसे पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कि सामान्य होगा, क्या होगा। तो चेकर बोर्ड आपके सामने यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, चेकर बोर्ड, या आपको 4 खाने वाला इस तरह से, ठीक है, चौखाने विधि में।
तो यहाँ पे जो चौखाने विधि है इसमें आप ध्यान देंगे। चौखाने विधि में देखिए, जैसे इस साइड में इधर जो खड़ी लाइन है उस पर माता जी को लिखा जाता है, माता के जीन को, और जो पड़ी लाइन है यानी जो ये पड़ी लाइन है, ये वाली लाइन है, इस पर नर को, और जो ये खड़ी लाइन है इस पर मादा को लिखा जाता है। ऐसा पुनेट ने आपको बताया बहुत पहले। तो मेल का सिंबल ये होता है, फीमेल का सिंबल इस तरह से होता है, ध्यान रखें। तो मेल में HB और HBT, और सेम यहां पर भी HBA और HBT। तो अब इन दोनों की क्या करा दें, वंशागति करा देते हैं। इन दोनों के साथ इनके साथ कॉम्बिनेशन होगा HBA और HBA। उसी कलर से लिखें भाई, तो आपको बात बिल्कुल समझ आएगी। यानी ये वाला नीले से था तो यहाँ पर, और ये वाला जो है ब्लैक से है, ये हो गया, ठीक है। इधर HBA और इधर क्या हो जाएगा, HBT हो जाएगा, ठीक है ना, HBT हो जाएगा, ये आपके सामने। फिर यहाँ पे आते हैं HBT ये वाला, और HBA इस तरह से। फिर यहां से जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर HBT हो जाएगा और यहाँ पर HBT हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला HBT और ये भी HBT। HBT का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया डिजीज, ठीक है ना। तो अब आपके सामने चार, तो ये देखिए, ये एक जो लड़का या लड़की होगी कैसी होगी, ये सामान्य होगी भाई। सामान्य का मतलब आपको होमोजाइगस दिख रहा है ना, इस तरह से दोनों जीन दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर दोनों जीन इस तरह एक समान दिख रहे हैं तो कैसा होगा भाई, सामान्य होगा, ठीक है ना। ये जो है सामान्य, यहाँ पर सामान्य होगा। और दूसरे की बात कर लें तो ये कैसा होगा, HBA यानी हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन T। तो हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन T जब होगा तो इसको क्या बोलेंगे, वाहक, ठीक है ना, वाहक। और यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी होगा वाहक। और ये देखिए HBT यानी हीमोग्लोबिन T और हीमोग्लोबिन T यहाँ पर है, तो यानी कि दोनों जीन क्या हैं, होमोजाइगस हैं बट रिसेसिव हैं। तो इसका मतलब ये एक बच्चा इनका क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रसित। तो आपको इसीलिए कहा गया कि जो ये सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जो डिजीज है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। आपको बात पूरी समझ आई तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी कि हम लोग अगली टॉपिक में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो में